अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अ, हाँ जी, मेरा माइक म्यूट था, इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोनेट्रीमिया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस था आज, लेकिन वो मैंने इस वजह से नहीं पढ़ाया, मैंने कहा कल वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये एक ही डॉक्यूमेंट में इकट्ठा जा रहा था। ऊपर हाइपरक्लीमिया था और नीचे हाइपोनेट्रीमिया था। हाइपोनेट्रीमिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास तौर पे आपकी जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है। और Recording in progress. प्रॉफ में बहुत दफ़ा आ चुका है हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है। वाइवा में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ख़ास तौर पे इसके कुछ टाइप्स हैं जिसमें हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है, यूवोलीमिक होता है और हाइपरवोलीमिक होता है। यूवोलीमिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाइपोवोलीमिक और हाइपरवोलीमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपको समझाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। डॉक्टर साहब ये स्टेप अप से करने हैं, मैंने आपको पहले बताया कि नेफ्रोलॉजी सारी स्टेप अप से करनी है। पता नहीं फिर आप लोग सुनते नहीं हैं, ये बार बार मुझे रोज़ बताना पड़ता है कि भाई एक ही दफ़ा मैंने रोज़ बताता हूँ मैं। एक स्पेशल लेक्चर भी मैंने लिया कि यार आप स्टेप अप से करें और बेफिक्र हो जाएं। हाइपोनेट्रीमिया के लफ्ज से ही आपको पता चल जाता है कि यार इसमें जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो लेस देन 135 अगर हो जाए। खास तौर पे हम लोग इसको क्या काउंट करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, ये दो इसके मेन रोल है। एक तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को करने में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है। और दूसरा जो है ना, ये आपकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हैं उनमें हेल्प आउट करता है। ये इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं। आप चाहे और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आप दो मेजर्स की बात करें तो ये इसके दो मेजर्स हैं। एक ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना और दूसरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना। अब कब हम कहते हैं कि सवेयर हाइपोनेट्रीमिया है? नॉर्मली जो वैल्यू होती है वो आपकी सोडियम की वो 135 तक होती है। तो 135 से नीचे हम हाइपोनेट्रीमिया तो काउंट करते हैं, लेकिन हम इसको सवेयर तभी कहते हैं जब ये 120 से भी नीचे हो जाता है। और और आपको मैं एक बात बताऊं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादातर सवेयर में अपेयर होते हैं, बाज दफा माइल्ड में या मॉडरेट। माइल्ड में तो सिम्टम आपको इतने फील ही नहीं होते, मॉडरेट में बहुत कम होते हैं और सवेयर में तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें इसका जो सबसे पहला जो आपको देखने को चीज मिलती है वो आपके सीएनएस पे इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। सीएनएस पे इफेक्ट सबसे पहले देखने को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से नहीं देखने को मिलता, एक्चुअली ऑस्मोटिक बैलेंस की डिस्टरबेंस की वजह से देखने को मिलता है। ऑस्मोटिक बैलेंस, क्योंकि जैसे ही सोडियम के अंदर गड़बड़ आती है सबसे पहले ऑस्मोटिक बैलेंस में गड़बड़ आती है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि फिर आरएमपी तो अपना रोल प्ले करती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गई या उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हो गई, उसमें वो उसका तो इफेक्ट होता ही होता है। लेकिन अगर आप फौरी इमीडिएट इफेक्ट की बात करें तो वो फिर जो है ना वो ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक बैलेंस की वजह से होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ देखिएगा जरा इस डायग्राम की तरफ। होता यह है कि हमारी बॉडी में एक ना मेंटेन है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, जिसकी वजह से वाटर की क्वांटिटी सेल में और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में एक मेंटेन्ड है। ना सेल में बहुत ज्यादा है, ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा है, ताकि ना सेल स्वेल करें और ब्रस्ट कर जाएं, और ना ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पानी इतना ज्यादा आ जाए कि वहां पर एडीमा हो जाए। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है जिसके साथ वाटर का बैलेंस मेंटेन है। अपने जहन में एक चीज बिठा लीजिए कि सोडियम का ताल्लुक वाटर के साथ चोली दामन का है। जिस तरफ सोडियम ट्रैवल करता है वाटर भी उसके साथ ट्रैवल करता है, ये चीज अपने जेहन में बिठा लें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैं यहाँ पर दो कंटेनर्स लगा दूं और इसमें सोडियम की क्वांटिटी हो 120 और इसमें सोडियम की क्वांटिटी हो 100, तो वाटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ऑलवेज मूव करेगा जिस तरफ सोडियम ज्यादा होगा, ये अपने जेहन में रख लें।
ठीक है, सोडियम की तरफ ये हमेशा, जिस तरफ ज्यादा सोडियम होगा उस तरफ ये मूव करेगा, चाहे वो सेल में हो और चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में हो। अब कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जो पोटाशियम की क्वांटिटी होती है वो सेल में ज्यादा होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में कम होती है, जबकि सोडियम के मामले में ये कहानी उल्टी है। सोडियम में एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होती है उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है सोडियम की, ठीक है, और जो आपकी इंट्रासेल्युलर होती है उसमें क्वांटिटी जो है वो सोडियम की कम होती है। क्यों कम होती है उसकी, एक तो इसकी रेक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने की भी इसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह। दूसरी बात कि क्योंकि अगर सोडियम सेल में ज्यादा होगा तो वाटर जो है ना वो आपके सेल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेल ब्रस्ट कर जाता है, सेल आपका स्वेल करके फट जाता है। तो इस वजह से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें मेंटेन रहती हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है, जहरी सी बात है, हम हाइपोनेट्रीमिया की बात कर रहे हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया में जो सोडियम की क्वांटिटी है वो कम होगी आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में। ठीक है, कैसे कम होगी? तो इसके दो तीन इसके सिनेरियोज हैं डिफरेंट, जो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। सबसे पहला है हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोवोलीमिक का मतलब क्या हो गया? हाइपोवोलीमिक, पहला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइपोवोलीमिक का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम के कम होने की वजह से, वॉल्यूम के कम होने की वजह से आपकी सोडियम की क्वांटिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को सवेयर किस्म का डायरिया हो जाता है, सवेयर किस्म की वोमिटिंग हो जाती है, उसको कोई नेजोगैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, बर्न्स है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हेमरेजेस हुए हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी वो कंडीशन है जिसमें आपका वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। जैसे डायरिया में, वोमिटिंग में आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी पेशेंट को डायरिया या वोमिटिंग होती है तो हम उसे ओआरएस का पानी पिलाते हैं। क्यों ओआरएस का पानी पिलाते हैं? क्योंकि उसमें सोडियम की ही कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ड्राउजीनेस, वीकनेस, आपके पट्टों में आपको सोचने की सलाहियत, ऐसे गिरे गिरे से आप पड़े पड़े से जो है ना वो नजर आ रहे होते हो। तो होता क्या है, हाइपोवोलीमिक वो कंडीशंस हैं जिनमें सोडियम की क्वांटिटी एक्चुअली इस वजह से कम हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। अब वॉल्यूम भी कम हो, उसकी भी दो कंडीशंस हैं आगे। एक कंडीशन तो ये है जिसमें यूरिन में सोडियम की क्वांटिटी बहुत कम होगी। कैसे? जैसे यूरिन से सोडियम लॉस नहीं हो रहा, सोडियम लॉस हो रहा है डायरिया से, वोमिटिंग से या कोई नेजोगैस्ट्रिक प्रॉब्लम से। लेकिन अगर किडनी में कोई इशू आ गया, किडनी में जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है या एक्यूट रेनल फेलियर है, उसमें क्या होगा कि उसमें किडनी की जो सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन की कैपेसिटी होगी, यानी कि किडनी की सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा यूरिन आएगा, बहुत ज्यादा यूरिन आएगा, और आपको यूरिनेशन में आपका सोडियम भी जाया हो रहा है और साथ में आपके वाटर भी जाया हो रहा है। इसकी वजह से भी क्या होगा? हाइपोवोलीमिक। तो हम हाइपोनेट्रीमिया की क्या बात कर रहे हैं? हम बात करें हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया की, के बॉडी में वॉल्यूम के कम होने की वजह से सोडियम की क्वांटिटी का कम हो जाना। सोडियम की क्वांटिटी का कम हो जाना, वॉल्यूम कैसे कम हो सकता है? वॉल्यूम दो वजह से कम हो सकता है। या तो कोई जो है ना अदर देन किडनी प्रॉब्लम है, जैसे डायरिया हो गया या वोमिटिंग हो गई है, बहुत सवेयर वोमिटिंग हुई है, बहुत सवेयर डायरिया हुआ है जिसकी वजह से वाटर लॉस हुआ है, साथ में सोडियम भी लॉस हुआ है। या क्या हुआ है कि हाई यूरिन सोडियम, यानी कि कोई क्यूट किडनी फेलियर हुआ है जिसकी वजह से सोडियम सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट और वाटर जो है वो आपका जाया होना शुरू हो गया। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई है? हाइपोनेट्रीमिया की यहां तक समझ आ गई है? क्लियर है? हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है यू, इसकी डिफरेंट आपके कॉजेज हैं जो आप लोग बाद में कर सकते हो। उसके बाद है इसके यू वॉल्मिक। यू वॉल्मिक का मतलब ये कि इसमें वॉल्यूम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसमें सिर्फ सोडियम की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। जैसे आपकी सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें सॉल्ट एंड वाटर टेंशन नहीं हो पाती। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये जस्ट आपने एक दफा रीड करना है, मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसकी तरफ जा रहा हूं ताकि आपको समझाया जा सके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइपरवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब देखो मेरी एक बात सुने, दो ही वजह हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखो ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसमें यहां तक जो है ना वो सोडियम पड़ा हुआ है, ठीक है। और सोडियम के जो क्वांटिटी है वो है फॉर एग्जाम्पल 20, और इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो है 100। सोडियम की क्वांटिटी है 20 और वाटर की क्वांटिटी है 100। देखो दो कंडीशंस आपके पास है, जरा इस बात को बड़ा गौर से समझिएगा। दो कंडीशंस आपके पास है, या तो आप क्या करें, या तो आप क्या करें कि इसमें से वाटर और सोडियम को बाहर निकालना शुरू कर दें, ठीक है। यानी कि सोडियम और वाटर बाहर निकलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई है वाटर की भी और सोडियम की भी, ठीक है। सोडियम की भी क्वांटिटी कम हो गई और वाटर की भी क्वांटिटी कम हो गई। ज्यादातर क्या होता है कि सोडियम को जब हम रिमूव करते हैं तो वाटर उसके साथ अपने आप रिमूव होता है। किडनी जिस तरह अभी अभी हमने इस कंडीशन का हमने क्या नाम दिया, इस कंडीशन को हमने दिया हाइपोवोलीमिक, जिसमें जो है हमारी बॉडी में जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा होता है। जैसे वोमिटिंग हुई, बड़ी सवेयर किस्म की वोमिटिंग हुई, फ्लूइड लॉस हुआ। जब फ्लूइड लॉस होगा तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होंगे, वाटर भी लॉस हुआ और साथ में सोडियम भी लॉस हुआ, और क्या हो गया, हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं क्या करूं कि मैं वाटर को इसमें ज्यादा ऐड कर दूं, वाटर को ऐड करता जाऊं, वाटर को ऐड करता जाऊं और ऐड करता जाऊं। मतलब कि जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम था, मुझे सोडियम के लिए 20 सोडियम के लिए कितने चाहिए थे, 100 वाटर चाहिए थे। मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने इस 100 को इसमें वाटर मजीद ऐड कर करके 200 कर दिया। इसकी वजह से भी क्या हो गया, डेल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया हो गया। यानी कि जितनी क्वांटिटी में वाटर ज्यादा हुआ है उतनी क्वांटिटी में सोडियम नहीं आया, तो पूरा का पूरा हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, डेल्यूट हो जाएगा। उसमें सॉल्वेंट और सल्यूट की जो रेशो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। इसको हम कहते हैं हाइपरवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया, कि जिसमें वाटर का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि जितनी क्वांटिटी में हमें सोडियम रिक्वायर्ड होता है उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा होता। अब ये किन कंडीशंस में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये आपको बड़ा कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो पंप ही नहीं कर रहा होता, ठीक है। जब वो पंप नहीं कर रहा होता सही तरह, तो आपकी जो किडनी है उसमें ब्लड नहीं जा रहा होता, जीएफआर नहीं बन रहा होता, और जब जीएफआर नहीं बन रहा होता तो आपका जो यूरिन के थ्रू जो है वो वाटर जितना निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा होता। तो वॉल्यूम आपकी बॉडी में बिल्टअप होता जाता है, बिल्टअप होता जाता है, वाटर का वॉल्यूम बिल्टअप होता जाता है, जिसकी वजह से डिल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया आपको देखने को मिलता है। इसी तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रेनल फेलियर, हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या पढ़ा था कि उसमें भी रेनल फेलियर हुआ। रेनल फेलियर की वजह से आपको नहीं आप कर पा रहे, रिटेन नहीं कर पा रहे वाटर को, ठीक है। जीएफआर कम हो गया। एक्चुअली ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिसमें आपका जीएफआर कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जितनी यूरिनेशन होनी चाहिए, जितनी डायूरेसिस होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, जिसकी वजह से वाटर का जो कंटेंट है वो आपकी बॉडी के अंदर बिल्टअप होता जाएगा, बिल्टअप होता जाएगा, बिल्टअप होता जाएगा। सोडियम आपकी रिटेन नहीं हो रहा, सोडियम को जितना वाटर चाहिए, वाटर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिमूव होता है, सोडियम तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिमूव नहीं होता। वाटर और सोडियम का जो एक बैलेंस है वो नहीं मेंटेन रह रहा। मतलब जितना सोडियम आपको चाहिए उसके क्वांटिटी में आपका वाटर एक्सेस हो गया है, वाटर ज्यादा हो गया है, डिल्यूशन हो गई है, जितना वाटर आपका होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। एक है हमारे पास हाइपोवोलीमिक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइपोवोलीमिक में क्या हुआ कि वाटर लॉस हुआ है,
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए, जैसे डायरिया, या आपकी जो है वो वोमिटिंग, ठीक है, या कोई एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में भी क्या होता है, एआईएन में भी, कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्ब नहीं करती। एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर ग्लोमेरुलस जो होता है वो इफेक्ट नहीं हो रहा होता। जीएफआर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपकी क्वांटिटी है वाटर की वो नहीं मेंटेन हो पा रही, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। हाइपरवोलेमिक कंडीशंस के अंदर वाटर एक्सेस हो जाता है, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में आपका हार्ट इनफ ब्लड पंप ही नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से इनफ जीएफआर मेंटेन हो पाए। ये बात क्लियर हो गई है सबको? नहीं, हम इसको डिल्यूशन हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया नहीं कहते, हम इसको हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया ही कहते हैं। लेकिन हम इसको ये जरूर कहते हैं कि इसमें डिल्यूशन हुई है, यानी कि डिल्यूशन की वजह से आपकी एक जो कंटेनर था जितना उसमें वाटर चाहिए था, वाटर ज्यादा आ गया, वाटर रिमूव नहीं हो पाया उतना, जितना वाटर रिमूव होना चाहिए था उतना वाटर रिमूव नहीं हुआ। आप पहले वाली जो कंडीशन है उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा रिमूव हो गए, हाइपोवोलीमिया हो गया। इस कंडीशन में वाटर रिमूव नहीं हुआ, और स्पेसिफिकली वाटर कहते हैं हम, वाटर क्यों ज्यादा रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? डॉक्टर साहब आप जीएफआर के चक्कर में ना पड़े, आप हाइपोवोलीमिया और हाइपरवोलीमिक के चक्कर में रहे। ठीक है, वो कहानी वो आप और ज्यादा उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हाइपोवोलीमिक और हाइपरवोलीमिया तक आप रहे, कि एक कंडीशन में क्या हो रहा है, कि एक कंडीशन में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, उन जैसे एक्सेसिव डायरिया, एक्सेसिव वोमिटिंग, ठीक है, जिसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। दूसरी कंडीशन में वाटर रिटेन हो रहा है आपकी बॉडी में, और ज्यादा क्वांटिटी में रिटेन हो रहा है, वाटर रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि अगर आप रिलेटिव रेशो निकालें, जब आप रिलेटिव रेशो निकालें, तो वाटर जितनी सोडियम के मुकाबले में जितना वाटर चाहिए उतना वाटर जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा, वाटर ज्यादा मौजूद है। मैंने आपको ये बात पहले समझाई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 सोडियम, 20 जो है ना वो हमारे पास सोडियम है, और 100 हमारे पास वाटर है। ये इसकी एक मेंटेन्ड फॉर्म है। अब हो क्या रहा है कि इसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जितना वाटर रिमूव होना चाहिए था, वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिमूव होता है एज कंपेयर टू सोडियम। ऐसा नहीं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर सोडियम रिटेन नहीं कर रहा, सोडियम भी रिटेन कर रहा है, लेकिन रिलेटिव टू रेशो वाटर ज्यादा रिटेन कर रहा है। तो क्या होगा कि सोडियम 20 से 25 हो जाएगा, लेकिन वाटर 100 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है ये डिल्यूशन हो जाएगा, डिल्यूट की तरफ चला जाएगा। तो एक्सेस वाटर की वजह से भी आपको हाइपोनेट्रीमिया होता है। एम आई क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? सबको क्लियर है? डॉक्टर साहब आप ये याद रखें, बस लिवर डिजीज की वजह से भी होता है, मेन सीएचएफ और आप एक्यूट रेनल फेलियर याद रखें। बख्तावर, अरूज, हाफिजा, कोमल, फकीहा, मुगैरा, रुताब और कनीज, इनके अलावा सबकी उंगलियों को कोई हाइपोक्सिया हुआ है, या वो बताना पसंद नहीं करते? अच्छा, अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, देखो। सबसे पहले सिम्टम क्या आता है, कि होता क्या है, कि ये देखो मैंने आपको पहले बताया कि ये सेल है। अब इसको जरा गौर से समझिएगा, ये सेल है, ठीक है, और ये आपका जो है ना वो बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब यहां पर वाटर पड़ा हुआ था, ठीक है, यहां पर मैं इसको ऑरेंज कलर में शो कर रहा हूं कि यहां पर वाटर पड़ा हुआ था।
ठीक है, और यहां पर भी सेल में भी वाटर पड़ा हुआ था। और ये वाटर क्यों मेंटेन था? क्योंकि इनमें क्या पड़ा हुआ है? सोडियम। इनमें क्या पड़ा हुआ है? यहां पर सोडियम और यहां पर सोडियम। अब मुझे एक बात बताएं कि जब सोडियम लॉस होगा, यहां पर सोडियम ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपकी स्पेस है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है वहां सोडियम ज्यादा है, साथ में वाटर भी ज्यादा है। मुझे एक बात बताएं कि जब सोडियम लॉस होगा, सोडियम जो है वो किसी भी या हाइपरवोलिमिक से हुआ या हाइपोवोलिमिक से हुआ है, सोडियम लॉस हो गया। अब सोडियम की क्वांटिटी किस में ज्यादा होना शुरू हो जाएगी रिलेटिव टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट? इंट्रासेलुलर में। तो ये वाला जो वाटर है ये किस तरफ मूव करेगा? ये मूव करेगा सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? सेलुलर इंट्रासेलुलर शिफ्ट होगी वाटर की, जिसकी वजह से सेलुलर सेल का साइज क्या होना शुरू हो जाएगा? बड़ा। सेल का साइज क्या होना शुरू हो जाएगा? बड़ा। सेल्स का साइज क्या? ऑस्मो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक वाटर शिफ्ट। स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी सेल्स की, और इतनी ज्यादा स्वेलिंग भी हो जाएगी कि बाज दफा सेल क्या होते हैं? ब्रस्ट कर जाते हैं। देखो हुआ क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस थी उसमें सोडियम की क्वांटिटी कम हुई। जब सोडियम की क्वांटिटी कम हुई तो सेल में सोडियम की क्वांटिटी क्या है रिलेटिव टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस? ज्यादा। तो वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर से किस में मूव करना शुरू कर देगा? इंट्रासेलुलर में। और जब इंट्रासेलुलर में मूव करेगा तो उसकी सेल की क्या हो जाएगी? स्वेलिंग। और जब सेल की स्वेलिंग होगी और फिर भी आपने हाइपोनेट्रीमिया को ठीक नहीं किया तो और वाटर सेल में आना शुरू हो जाएगा। एट द एंड सेल क्या कर जाएगा? ब्रस्ट कर जाएगा। लेकिन जब सेल की स्वेलिंग होगी, सेल स्वोलन होगा, तो मुझे एक बात बताएं, क्या क्या सेल की जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर हो पाएगी? नहीं। सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो किस पे आता है? वो आता है आपके ब्रेन सेल्स पे। क्योंकि आपके शॉन सेल्स, आपके न्यूरॉन्स, इनकी इनके जो सेल्स हैं, जो शॉन सेल्स हैं, जो माइलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, वो उनमें क्या होना शुरू हो जाती है? उनकी क्या होना जाती है? स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ना ही एक्शन पोटेंशियल प्रॉपरली जनरेट हो पाती है, और ना ही माइलिनेशन जो है, माइलिनेटेड प्रोसेस होता है, वो सही तरह से हो पाता है। और आपकी पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में जो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेशन का जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है, जो साल्टेटरी कंडक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी, वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा वीकनेस, डिलीरियम्स, सीजर्स, कोमा, और बाज दफा सीजर्स भी होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब वाटर का कंटेंट आपके ब्रेन में ज्यादा होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेज करेगा, और जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज करेगा तो उससे आपकी आंखों पे भी असर पड़ेगा, आपकी विजन पे भी असर पड़ेगा। और वाटर के ज्यादा होने की वजह से ये तमाम की तमाम आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो हाइपोनेट्रीमिया का जो पेशेंट आपके पास आएगा ना डॉक्टर साहबान, सबसे पहला जो उसको आपको उसमें जो आपको चीज देखनी होगी, वो देखनी होगा उसका न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, नर्वस सिस्टम मैनिफेस्टेशन। उसमें इंट्रा ऑकुलर प्रेशर रेज्ड होगा, उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होगा, उसकी उसकी सोचने समझने की सलाहियत कम हुई होगी, वो वीकनेस के साथ आएगा, इरिटेबिलिटी के साथ आएगा। वो पेशेंट आपकी जो है ना, वो पेशेंट जो है वो साथ में आपके मे बी सीजर्स के साथ प्रेजेंट करे, मे बी सेमी कॉन्शियस स्टेट में प्रेजेंट करे, और मे बी सिवियर कंडीशंस के अंदर वो आपको कोमा की स्टेज में प्रेजेंट करें। ब्रेन की एक्टिविटी जानने के लिए हमने एक स्केल बनाया हुआ है जिसको हम जीसीएस स्केल भी कहते होते हैं। उससे भी हम ये चीजें पता लगा लेते हैं कि इस वक्त पेशेंट की क्या कंडीशन है। लेकिन वो ज्यादातर हम ट्रॉमा वगैरह में यूज करते हैं, इतनी हाइपोक्लीमिया या हाइपोनेट्रीमिया में हम इसको इतना यूज नहीं करते। लेकिन हमें जो रिफ्लेक्सेस हैं ब्रेन के, उससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त ब्रेन कितना वर्किंग में है। क्या करते हैं, पेशेंट को थोड़ा बुलवा के देखते हैं, 1 2 3 4 बोलो, ठीक है, 5 6 7 8 बोलो, इस तरह बोल के देखते हैं, उसकी डिफरेंट मूवमेंट्स करवा के देखते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। जीसीएस का हमने एक स्केल बनाया हुआ है, उसके मुताबिक हम ब्रेन की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट आपके पास आएगा। समझ आया है? एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम शिफ्ट समझ आई है कि कैसे वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से आपके सेल में मूव करेगा, सेल स्वेल करेंगे। और ये सिर्फ ब्रेन के नहीं, ये फिर पूरी बॉडी के आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपके मसल है,
चाहे वो आपके मसल्स हैं या चाहे वो बॉडी का कोई भी आपका हिस्सा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टेबल यूज किया हुआ है, ये आप पढ़ लें, ये आपको आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें भी यही सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि इसका ट्रीटमेंट प्लान बड़ा आसान होता है। देखें, सबसे पहले तो अंडरलाइन कोई कॉज है तो उसको आप ट्रीट करें, लेकिन इसका ट्रीटमेंट प्लान हम थोड़ा सा इसके माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर की तरफ रखते हैं। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है कि हम इसमें लैब्स कौन सी करवाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इतनी इसमें इतनी ज्यादा लैब्स इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होती? क्या इसमें कोई लैब्स की लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती जिसको आपने रिपीट, जैसे सीबीसी करा लो, ईएसआर करा लो, सीआरपी करा लो, ये चीजें नहीं। इसका जो डायग्नोसिस होते हैं वो होते हैं आपकी हिस्ट्री बेस्ड पे और आपके क्लिनिकल बेस्ड पे। और आपका जो टेस्ट है वो है, मेन जो टेस्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइट, जो है ना सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि अगर आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के बगैर अगर आप कहें कि किसी टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं तो नहीं लगा सकते। तो इनका जो मेन टेस्ट होता है वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। साथ में आप क्लिनिकल जो है ना वो जो क्लिनिकल कंडीशन होती है उसके मुताबिक आप इसको डायग्नोज करते हैं। लेकिन ये जरूर होता है कि आप साथ में कोई अदर कॉर्मोबिडिटी चेक करने के लिए या कोई सेकेंडरी डिजीज चेक करने के लिए जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसके लिए आप डिफरेंट टेस्ट जरूर करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि ये सीएचएफ की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये लग रहा है कि ये एक्यूट रेनल फेलियर की वजह से हो रहा है, तो फिर आप वन क्रेटानिन रेशियो भी करवा लेंगे, यूरिन आरएफटी रेनल फंक्शनिंग टेस्ट भी आप साथ में करा लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है सीएचएफ की वजह से हो रहा है तो आप फिर ईसीजी वगैरह करवाएंगे। तो ये इसमें ये नहीं है कि हाइपोनेट्रीमिया के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं। हाइपोनेट्रीमिया जिन वजह से हो रहा है उनके आप स्पेसिफिक टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल ट्रीटमेंट प्लान क्या है डॉक्टर साहब? ये जो ऊपर टेबल है उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका जब क्वांटिटी लो होगी तो या तो आपने हाइपोवोलेमिक देखना है या यूवोलेमिक देखना है या हाइपरवोलेमिक देखना है। और हाइपरवोलेमिक की क्या कॉजेज हैं, हाइपोवोलेमिक की क्या कॉजेज हैं। जनरल ट्रीटमेंट प्लान में देखिए, जो माइल्ड है ना, माइल्ड को तो आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के साथ खुद ही ठीक कर सकते हैं। हाइपोनेट्रीमिया को आप उसको थोड़ा सा जो है वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करें ताकि डिल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया अगर हुआ हुआ है तो वो ठीक हो जाए। क्योंकि बाज दफा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को हम देख के या डायूरेटिक्स वगैरह को देख के हम लोग उसको ठीक कर देते हैं। माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया हमारे लिए इतना इशू नहीं होता। मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिया में हम नॉर्मल सेलाइन देते हैं, रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन। साथ में हम डायूरेटिक्स देते हैं, फ्रोसामाइड्स, ताकि डायूरेसिस भी हो। और साथ में हम उसको नॉर्मल सेलाइन देते हैं जिसमें सोडियम वगैरह मौजूद है। अच्छा, अब इसमें एक चीज का हमने बड़ा ख्याल रखना होता है, हम साथ में नेट वाटर लॉस को जरूर काउंट करते हैं। ऐसा नहीं हम करते कि हमें वाटर फॉर एग्जांपल चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें 100 ml वाटर रिमूव कराना है और हम उसको इतनी ज्यादा डायूरेटिक्स दे दें कि उसका 200 ml वाटर जो है ना वो लॉस हो जाए। हम हाइपोनेट्रीमिया ठीक करने के चक्कर में हाइपरनेट्रीमिया करा दें। तो हमें नेट वाटर लॉस को लाजमी जेन में रखना होता है कि हमने वाटर लॉस करवाना कितना है। वो हम कैसे पता लगाते हैं? वो हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी से पता लगाते हैं और साथ में सिम्टम्स की बेहतरी से पता लगाते हैं और साथ में यूरिन की क्वांटिटी से पता लगाते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब वार्ड्स में जाएंगे तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप सीखेंगे, ठीक है। सवेयर हाइपरनेट्रीमिया अगर किसी में सीजर्स हो रहे हैं, और सवेयर हाइपरनेट्रीमिया में सीजर्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं सीजर्स। और सबसे पहले आपको सीजर्स को रोकना पड़ता है और उसके लिए आप जो है वो कॉनीवेप्टन देते हैं फौरी तौर पे पेशेंट को। साथ में आप हाइपरटोनिक सेलाइन देते हैं, सोडियम देते हैं और साथ में टोलवेप्टन या कोनीवेप्टन आप देते हैं साथ में, ताकि सीजर्स को कंट्रोल किया जा सके। सवेयर सिम्टम्स हमें 120 और ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। 120 से कम अगर आपका सोडियम गया है तो तभी आपको स्वेयर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये चीज अपने जेहन में रखें। नेट वाटर लॉस को आपने लाजमी अपने जेहन में रखना होता है जब भी आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को कर रहे हो। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा वाटर लगा देना है, ये भी नहीं कि आपने बहुत कम वाटर लगा देना है। आप ये क्वांटिटी मेंटेन करते हो कि कितना इस टाइम क्वांटिटी वाटर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास सीएचएफ का पेशेंट आया है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से उसको हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, तो क्या उसको फ्लूइड लगाने की जरूरत है? क्या उसको फ्लूइड लगाने की जरूरत है? नहीं।
देखो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं ना डॉक्टर साहबान, वो कभी भी आपके पास सेपरेट नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो आपके पास डायरिया के साथ प्रेजेंट किया है। अब हाइपोनेट्रीमिया उसको किसकी वजह से हो रहा है? हाइपोनेट्रीमिया उसको डायरिया की वजह से हो रहा है। आप सबसे पहले किसको ट्रीट करेंगे? आप डायरिया को ट्रीट करेंगे। अब डायरिया के पेशेंट के आप क्या देंगे? डायरिया की आप मैनेजमेंट क्या देंगे? फ्लैजल लगाएंगे। साथ में आप उसको, अब डायरिया के पेशेंट को आप देंगे ओआरएस पिलाएंगे, फ्लूइड्स देंगे। बिल्कुल आप फ्लूइड्स देंगे, बिल्कुल आप ओआरएस देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या आप सीएचएफ के पेशेंट को फ्लूइड्स या ओआरएस देंगे? सीएचएफ के पेशेंट में आप क्या देंगे? डाइजॉक्सन, डाइजॉक्सन देंगे। साथ में आप क्या देंगे? डायूरेटिक्स। साथ में आप क्या देंगे? डायूरेटिक्स। तो ये आप हाइपो, जिस तरह ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं ना डॉक्टर साहबान, इनकी कोई एक ट्रीटमेंट नहीं होती। इनकी ट्रीटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू कॉज। आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जनाब ये नहीं जो है ना वो ये हर जगह पे डिफरेंट है। नहीं, इनकी ट्रीटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग कॉज। आपको अंडरलाइंग कॉज ठीक करनी है। डॉक्टर साहब डायूरेटिक देंगे तो डायूरेसिस होगी, जो यूरिन एक एकमुलेट हुआ हुआ है, जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ हुआ है, वो फ्लूइड को हमने पास नहीं करवाना, फ्लूइड को खत्म नहीं करना, तो वो कैसे खत्म होगा? डायूरेसिस देके, डायूरेटिक्स देके, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन आए, ज्यादा से ज्यादा जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ हुआ है वो फ्लूइड पास करे यूरिन के थ्रू, और वो लोड कम हो। सीएचएफ के अंदर क्या होता है? फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है ना, जिसकी वजह से डायल्यूशन, हाइपोनेट्रीमिया होता है। डॉक्टर नहीं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉज है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट वोमिटिंग की वजह से आया है, तो आप उसे पहले एंटीमेटिक्स देंगे, आप उसकी वोमिटिंग कंट्रोल करेंगे, साथ में आप उसको फ्लूइड देंगे। ठीक है जी, तो ये है इसकी अंडरलाइंग कॉज के मुताबिक आपने से ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है। तो अब ये आज का आपका हाइपोनेट्रीमिया का लेक्चर था। इसको अब अच्छे से आप पढ़ें और समझें। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो फिर आप ग्रुप में डिस्कस करें। ठीक है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।